जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग अनुसंधान पढ़ रहे हैं, प्रायोगिक अनुसंधान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग नाम सुने होंगे अभियोजन स्वीकृत्यादेश का। ये क्या होता है, ये किससे आदेश लेना पड़ता है, किन किन केसों में आदेश लेना पड़ता है। तो मानर एक्ट में किन किन केसों में आपको अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेना होता है, क्या होता है अभियोजन स्वीकृत्यादेश, ये कब लेते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली की चीज़ें हैं। जब आप थाना में आइएगा तो बहुत सारे केसों में आपको अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेना होगा। तो ये क्या होता है, किस प्रकार से लेते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकली आप थाना में जाइएगा फिर भी आपके ये काम आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। क्योंकि बिना अभियोजन स्वीकृत्यादेश के अगर आप चार्जशीट कर देते हैं फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, किस प्रकार से बनाना है, और अभियोजन स्वीकृत्यादेश के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये एक तरह से आपके थाना के ही लिए ही सबसे महत्वपूर्ण ये आपकी जानकारी होगी। तो सबसे पहला बात है कि अभियोजन स्वीकृत्यादेश का मतलब क्या होता है। तो समझिए, अभियोजन का अर्थ होता है अभियोग लगाना, मतलब उस पर आरोप लगाना या मुकदमा चलाना। अभियोग लगाना या मुकदमा चलाना। अभियोजन स्वीकृति के लिए सीआरपीसी की धारा 197 की उपधारा 1 के तहत मंजूरी की जरूरत होती है। इस धारा के तहत अगर किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक पर आरोप लगाया जाता है, मान लीजिए किसी केस में न्यायाधीश दोषी पाए गए हैं या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक, उन पर कोई आरोप लगाया गया, तो उसे सरकार के मंजूरी के बिना उसके कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है। बिना सरकार के मंजूरी के उसे कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता है। कोर्ट के अनुसार अवैध असलाहों के आधार पर हत्या, लूट, अपहरण आदि संगीन अपराध कारित किए जाते हैं तथा डकैती प्रभावित क्षेत्र में तो इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। अभियोजन स्वीकृति के बिना आरोपी को आर्म्स एक्ट, यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्म्स एक्ट में दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता है। अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना कलेक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर अभियोजन स्वीकृत्यादेश विधिक प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं की जाती है तो आरोप मात्र इसी आधार पर बरी किए जाने योग्य होंगे। अब मैं आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि अभियोजन स्वीकृत्यादेश होता क्या है, थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि श्याम नाम का कोई व्यक्ति था। श्याम नाम के कोई व्यक्ति ने अपने घर में एक देसी कट्टा छुपा के रखा था। तब पुलिस आई और पुलिस जब पहुंची, इसके घर की तलाशी ली। मान लीजिए कहीं से पुलिस को कोई सूचना मिली। जब पुलिस इसके घर की तलाशी ली तो मान लीजिए इसके बेड पर या बेड के बिछौना जो है उसके मतलब तकिया के नीचे एक देसी कट्टा बरामद हुआ। तो पुलिस पूछेगी कि यह लाइसेंसधारी है या बिना लाइसेंस के है। तो अगर बिना लाइसेंस के है तो पुलिस क्या करेगी, यहीं पर पुलिस आपको जब्ती सूची बनाएगी, यहीं पर आपकी गिरफ्तारी ज्ञापन बनाएगी और इसको श्याम को अरेस्ट करके क्या करेगी, जेल ले जाएगी और उसके बाद इसे न्यायालय में भेज दिया जाएगा श्याम को। तो पुलिस ने क्या किया, देसी कट्टा अवैध रूप से रखने के आरोप में श्याम को क्या किया, जब्ती सूची बनाया, गिरफ्तारी ज्ञापन बनाया, उसके बाद उससे क्या किया, न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया। उसके बाद श्याम क्या हुआ, जेल चला गया। श्याम कहाँ चला गया, जेल चला गया। तो आपका जो केस था तो उस केस में आपने अभियुक्त को गिरफ्तार कर ही लिया, श्याम को। उसके बाद आपने जो देसी कट्टा बरामद किया तो इस देसी कट्टा का आपको क्या करना पड़ता है कि न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है कि इस देसी कट्टा का हम पुलिस मुख्यालय से, नवीन पुलिस केंद्र पटना जहाँ से आपकी जांच होती है वहाँ से हम लोग जांच करवाना चाहते हैं कि ये जो देसी कट्टा है ये कारगर था या नहीं था, इससे किसी की हत्या हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी। इनके जांच के लिए आप न्यायालय से आदेश लेते हैं। न्यायालय जब आदेश दे देता है तो आप लोग क्या करते हैं, जहाँ पर इसकी जांच होती है वहाँ पर जाकर आप लोग क्या करते हैं, जांच कराते हैं। तो आपने क्या किया, अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया, न्यायालय में प्रस्तुत भी कर दिया, देसी कट्टा भी बरामद कर लिया, उसका जांच भी कर लिया। तो आपने केस के अनुसंधान में सारे चीज़ों का पता कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि चार्जशीट आपको आरोप पर समर्पित करना है। चार्जशीट जो फाइनल केस जब ख़त्म हो जाता है, केस में जब अनुसंधान करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तो हम लोग चार्जशीट जारी करते हैं, आरोप पत्र। तो इसके विरुद्ध जब आप आरोप पत्र सबमिट कीजिएगा तो उससे पहले आपको जिला के कलेक्टर से आपको अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेना होगा। अगर आपने कलेक्टर से अभियोजन स्वीकृत्यादेश नहीं लिया तो क्या होगा कि आप चार्जशीट जारी नहीं कर सकते हैं। और अभियोजन स्वीकृतादेश के बिना आप
चार्जशीट जारी नहीं कर सकते हैं। और जब अभियोजन स्वीकृति आदेश मिल जाता है तो आप चार्जशीट न्यायालय में सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद ही श्याम पर इस अवैध देशी कट्टा रखने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा, वरना मुकदमा नहीं चलेगा। तो यही बात होती है अभियोजन स्वीकृत्यादेश। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो किन किन धाराओं में अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेना जरूरी है, तो ये ऑब्जेक्टिव के प्रश्न से भी महत्वपूर्ण है, और आप थाना में जब आइएगा तो उस प्रकार से भी महत्वपूर्ण है। और अभियोजन स्वीकृत्यादेश हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं और किन किन चीज़ों को हम लोग उसमें शामिल करके भेजते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकली है, तो जानिए आप लोग। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल, मान लीजिए घूस लेते हुए या किसी प्रकार के अनैतिक मतलब कि पैसे के हेरा फेरी लेन देन में अगर वो संलिप्तता उसकी पाई जाती है, तो क्या करेंगे, उसके विरुद्ध हम लोग उसे पकड़ के गिरफ्तार करके जेल तो भेज देंगे, लेकिन उसके विरुद्ध अगर हमको मुकदमा चलाना है तो हमको अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेना होगा जिला के कलेक्टर से, और धारा कितना में 19 के तहत। उसी प्रकार मैंने अभी बताया था आर्म्स एक्ट 1959, आयुध अधिनियम 1959 की धारा 39 के का विवरण, किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। मैंने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई आर्म्स बरामद होता है तो उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, जब तक चीज़ें बना सकते हैं, उसे न्यायालय में भेज सकते हैं, लेकिन मुकदमा उस पर तभी चलेगा जब आप जिला मजिस्ट्रेट से मतलब कलेक्टर साहब से आप धारा 39 के अधीन अभियोजन स्वीकृत्यादेश लीजिएगा, तभी आप आरोप पत्र सबमिट कर सकते हैं कोर्ट में, और तभी आपका केस खत्म होगा। अगला है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7, जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना इस अधिनियम के खिलाफ अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के मुकदमे की कार्रवाई नहीं करेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विस्फोटक पदार्थ अगर पाया गया है और आप उसे अगर गिरफ्तार करके कोर्ट भेज देते हैं, तो फिर भी आप उस पर चार्जशीट तब तक दायर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ले लें। और कितने में, धारा 7 में। धारा याद रखिएगा आप लोग, देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 19 के तहत, आयुध अधिनियम में 39 के तहत, फिर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 के तहत, उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट मतलब UAPA गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 45 के तहत। इसके अंतर्गत अगर गैर कानूनी गतिविधियों में अगर आप शामिल होते हैं, मतलब सरकार के विरुद्ध या भारत सरकार या सरकार के विरुद्ध अगर आप किसी प्रकार का साजिश करते हैं, तो उस समय भी अगर आपके विरुद्ध अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके विरुद्ध मुकदमा तब चलाया जाएगा जब कलेक्टर के द्वारा धारा 45 के अधीन आपको अभियोजन स्वीकृत्यादेश का आदेश दिया जाएगा। द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922, पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 की धारा 5 में कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी या शिकायत पर या आयुक्त की पूर्व मंजूरी के सिवा अग्रसर नहीं होगा। तो यही बात कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को उकसाता है या पुलिस को मतलब किसी प्रकार से मतलब कांड में संलिप्त होने के लिए उसे किसी प्रकार से उकसाता है, तो क्या होगी, उसकाने वाले जो व्यक्ति हैं जो उसको मतलब कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो कोर्ट में अगर उसे आप पेश कर देते हैं, तो फिर भी आप उसके विरुद्ध तब तक नहीं आप चार्जशीट जारी कर सकते हैं जब तक कि आपको जिला मजिस्ट्रेट आपको पूर्व मंजूरी या नहीं दे दे, तब तक मुकदमा उसके विरुद्ध नहीं चलेगा। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी केस में मान लीजिए आर्म्स एक्ट ही है, आर्म्स एक्ट में मान लीजिए आपने राम नाम के व्यक्ति को पकड़ा, ठीक है। राम नाम के व्यक्ति को पकड़ने के बाद क्या किया, आपने आर्म्स का जब्ती सूची बनाया, जब्ती सूची के बाद आपने क्या किया, गिरफ्तारी ज्ञापन बनाया, गिरफ्तारी ज्ञापन बनाने के बाद क्या किया, आपने इसे न्यायालय में भेज दिया 24 घंटा के अंदर। उसके बाद न्यायालय क्या किया, उसे जेल में भेज दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इस जो जब्ती सूची बना थी इस आर्म्स का, आपने न्यायालय से आपने क्या किया, जांच आदेश ले लिया। जांच आदेश लेने के बाद आपने इसका जांच करा लिया। जांच करा लेने के बाद आपको क्या करना है, जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम से आपको अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना है कि राम पर एक केस मुकदमा चलाना है, तो आपको डीएम से क्या लेना पड़ेगा, अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना होगा। लेकिन अभियोजन स्वीकृति आदेश लेने से पहले आपने इसको जब गिरफ्तार करके जेल भेजा है, तो जेल भेजने के बाद आपको या तो 60 दिन या तो 90 दिन, तो मान लीजिए किसी अपराध में, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे अगर 10 साल प्लस की सज़ा होती है तो 90 दिन में आप चार्जशीट कर जारी कर सकते हैं। अगर 10 साल से कम की सज़ा होती है तो आप क्या करेंगे, 60 दिन के अंदर चार्जशीट जारी कर देंगे। तो आर्म्स एक्ट में आपको 60 दिन के अंदर चार्जशीट जारी करना रहता है, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो मान लीजिए जिला मजिस्ट्रेट का आपको अनुमति का 60 दिन के अंदर अगर नहीं मिलता है, ये प्रक्रिया में तो समय लगेगा भेजने में, न्यायालय से जांच आदेश लेने में, इस समय लगेगा। और मान लीजिए 60 दिन पूरने वाला है और अभी तक आपको अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं मिला है, तो आप चार्जशीट जारी कर सकते हैं। तो आपकी जो चार्जशीट होगी वो अधूरी चार्जशीट होगी, आपका केस ख़त्म नहीं होगा। तो चार्जशीट जारी करने के बाद जब जिला मजिस्ट्रेट से फिर आपको अनुमति मिल जाएगी, तो फिर आप एक केस डायरी और लिखकर कोर्ट में सबमिट कीजिएगा, तो फिर आपका केस ख़त्म हो जाएगा। तो ये बातें होती है। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आदेश लेते हैं, डीएम साहब से किस प्रकार से हम लोग आदेश लेते हैं। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब थाना में आइएगा तो आप लोग को ये बातें नहीं पता चलता है जल्दी से। लिख देखिए, सेवा में जिला पदाधिकारी महोदय पटना द्वारा उचित माध्यम, क्योंकि ये उचित माध्यम से जाता है, मतलब कि आपके जो थाना के थाना प्रभारी होते हैं उसके सिग्नेचर के माध्यम से करके जाता है। तो उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है, बाढ़ थाना जो थाना है उसका ज्ञापन आपको, बाढ़ थाना कांड संख्या, जितना भी कांड संख्या है, दिनांक दे देना। उसके बाद धारा किस धारा में आप उसको भेज रहे हैं, संशोधित नियम। उसके बाद जो आपका मेन है क्या है, विषय क्या है आपका, अभियोजन स्वीकृति आदेश निर्गत करने के संबंध में। उसके बाद लिखना है आपको, महाशय उपयुक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में साझा सूचित करना है कि प्रसंगिक के 100 अन्य विक्रमादित्य झा या जो भी है कि टंकित आवेदन के आधार पर फलना 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 के विरुद्ध सभी थाना बाढ़ जिला पटना के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे थाना के जो भी मतलब कि एएसआई या एसआई जो भी है, उनके लिखित आवेदन के आधार पर विकास कुमार, फिर हो गया विवेक कुमार, फिर हो गया सत्य प्रकाश आदि के विरुद्ध क्या हुआ था, अवैध हथियार रखने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज हुआ था। तो कांड के प्राथमिकी अभियुक्त विकास हो गया, फिर सत्य प्रकाश हो गया, जो भी है, इसको दिनांक इतना को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और एक विधि विरुद्ध बालक है, मतलब जो 18 साल से कम का लड़का है, उसे क्या किया गया, दिनांक इतना को किशोर न्याय गया घाट पटना भेजा गया। एक नाबालिग था तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे तो जेल नहीं भेज सकते हैं, तो उसे किशोर न्याय गयाघाट पटना भेजा गया। अब देखिए कांड में क्या किया है, जब्त एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस का जांच पुलिस उपाधीक्षक प्राज महोदय नवीन पुलिस के पटना से कराया गया। आपने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जब्ती सूची बना लिया और जांच भी आप करा लिया, जिनका जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ साथ संलग्न है। आप इस जो अभियोजन स्वीकृति आदेश लीजिएगा तो जांच आदेश भी आपको सबमिट करके देना होता है। अतः श्रीमान अनुरोध है कि प्राथमिकी अभियुक्त फलना 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 के विरुद्ध, अब क्या थाना बाढ़ जिला पटना के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश देने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाए, ताकि कांड में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो ये इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। तो यही समझ रहे हैं प्रैक्टिकली, अगर आपको पूछा जाएगा अभियोजन स्वीकृति आदेश क्या होता है तो आप लोग समझ गए होंगे, और किस प्रकार से लिखना है तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद आपको अनुलग्नक में मतलब इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें भेजनी पड़ती है, तो एफआईआर की छाया प्रति भेजनी पड़ती है, जब्ती सूची की छाया प्रति भेजनी पड़ती है, जब्त प्रदर्श का जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति भेजनी होती है। मतलब एफआईआर भेजिए आप, एफआईआर के बाद आपको जब्ती सूची भेजिए, उसके बाद जब्त प्रदर्श का जो आपने नवीन पुलिस केंद्र पटना या जहाँ से भी आपने जाँच करा उसका छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी वहाँ लगाइए। उसके बाद विश्वास भाजन करके अपना नाम, फिर उसके बाद दिनांक, उसके बाद अपना पद, उसके बाद थाना का नाम और पटना जो भी आपका जिला है। तो इस प्रकार से यह अभियोजन स्वीकृति आदेश होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अभियोजन स्वीकृति आदेश समझ गए होंगे क्या होता है, किन किन धाराओं में हमें लेना होता है। तो जब थाना में आइएगा तो इस तरह का अगर आपके पास केस मिलेगा तो आप लोग केस को चार्जशीट मत जारी कर दीजिएगा। तो आप लोग को आदेश मिलेगा कि अभियोजन स्वीकृति आदेश लीजिए डीएम महोदय से, फिर चार्जशीट कीजिए। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए MS स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बोल रहा हूं, मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे आप थाना में रहिए चाहे कहीं भी रहिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्लीज़ जो भी आपके पुलिस विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।